नेहा ने हैरान निगाहों से उस ड्रेस को देखा। एक मासूम सी चाह उसके दिल में जागी। अचानक उसका मन हुआ कि वो उस ड्रेस को पहन कर देखे। इतना महंगा और खूबसूरत ड्रेस तो उसने आज तक नहीं देखा था। पहनना तो दूर, वो इतनी हैरत में थी कि दरवाजा बंद करना भी भूल गई। कपड़ों को बेड पर रखकर उसने धीरे से अपना कुर्ता उतार कर बेड पर रखा। अगले ही पल उसकी चीख निकलते निकलते बची थी जब उसने देखा कि सामने ही ध्रुव राजकुमार। एक जमाने की बात है, एक बहुत ही सुंदर राज्य हुआ करता था। उस राज्य में एक बहुत बड़ा राजमहल था जिसकी शान और ठाठ देखते ही बनती थी। उस राजमहल के मालिक थे राजा ध्रुव, जो अपनी दौलत और ताकत के लिए पूरे राज्य में मशहूर थे। राजा ध्रुव के पिता की मौत के बाद उनकी माता रानी नालिनी ने पूरे राज्य को संभाला था। रानी नालिनी बहुत ही दयालु और परोपकारी स्त्री थी जो अपनी प्रजा का हमेशा ख्याल रखती थी। राजकुमार ध्रुव बचपन से ही पढ़ाई के लिए दूर देश चले गए थे। वहां उन्होंने बरसों गुजारे और बहुत सारी विद्या हासिल की। अब वे वापस अपने राज्य लौट रहे थे। रानी नालिनी को अपने बेटे से मिलने की बहुत उत्सुकता थी। इसी खुशी में उन्होंने पूरे राज्य में दान देने का फैसला किया। उसी राज्य के एक छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी में नेहा अपने माता पिता के साथ रहती थी। नेहा 18 बरस की एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। उसकी बड़ी बड़ी सुनहरी आंखें, गोरा रंग और लंबे घने बाल देखकर हर कोई उसकी तारीफ करता था। लेकिन नेहा को अपनी खूबसूरती से कोई मतलब नहीं था। वह तो बस किताबों में खोई रहती थी। उसके पिता बिरजू बहुत बीमार रहते थे और खेती का काम नहीं कर पाते थे। घर में गरीबी का बुरा हाल था। नेहा की माता सुमित्रा दिन रात मेहनत करके किसी तरह घर चलाती थी। एक महीने पहले की वह सुनहरी सी शाम नेहा की आंखों के आगे लहराने लगी थी। जिस दिन वह अपनी मां के साथ पहली बार महल आई थी, बड़े से महल के बाहर, वह महल के बड़े से दरवाजे के बाहर ही रुक गई थी। शायद अंदर जाने की उसमें हिम्मत नहीं थी या फिर उसका दिल मंजूर नहीं कर रहा था। उसे दरवाजे पर रुकता देखकर उसकी मां ने हैरान नजरों से नेहा को देखा था। चलो अंदर या यहीं दरवाजे पर खड़ी रहोगी? बड़ी रानी ने खास तौर पर हम जैसे गरीबों को दान देने के लिए बड़े पैमाने पर यह बंदोबस्त किया है। तेरे पिता की दवा के पैसे भी मिल जाएंगे और महीने भर के खाने का भी बंदोबस्त हो जाएगा। पूरा महीना खाने पीने की चिंता से मुक्त हो जाऊंगी। इस बार तेरे पिता की बीमारी की वजह से खेत में फसल तो बोई ही नहीं गई थी। भगवान का शुक्र है बड़ी रानी ने दान देने का ही फैसला कर लिया, वरना तो हमें खाने पीने के भी लाले पड़ जाते। अब चल, यहां से देर मत कर। मां ने उसका बाजू पकड़ते हुए उसे झिंझोड़ा था, जबकि वह महल की शान देखकर दंग रह गई थी। एकदम घबराकर मां के साथ अंदर चल पड़ी। 18 साल की उम्र में वह पहली बार अपनी मां के साथ महल की तरफ आई थी, वरना वह तो गांव की वह लड़की थी जिसे किताबों से सिर उठाने की मोहलत ही नहीं मिलती थी। अपने छोटे से घर और गांव के किनारे पर बने गुरुकुल के अलावा उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। किसी चीज की कोई खबर नहीं थी। यही वजह थी कि अब अपनी बड़ी बड़ी सुनहरी आंखें उठाए वह हैरत से महल की बनावट और सजावट देख रही थी। वह दुपट्टे को अच्छी तरह खुद पर लपेटे बुरी तरह से घबरा रही थी। घर में गरीबी का यह हाल था कि एक वक्त का खाना पकता तो दूसरे वक्त के लिए घंटों सोचना पड़ता था। बूढ़े लक्ष्मण एक लंबा समय हुआ बिस्तर से लगे हुए थे। रिश्तेदार मदद करते करते अब थक चुके थे। सिर्फ एक नेहा ही थी जिसकी ख्वाहिश थी कि वह पढ़ लिख कर किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचे ताकि अपने घर वालों के हालात बदल सके। वह रही बड़ी रानी, चला जल्दी से। सुमित्रा जी ने एक बार फिर इशारे से उसे अपने पीछे आने को कहा था। जहां बड़ी रानी शानदार से आसन पर बैठी थी, उनके चेहरे पर बड़ी नरमी और रोब था। यह नेहा का नलिनी जी से पहला सामना था। दूर से ही देखकर उसे एहसास हो गया था यह बड़ी रानी गरीबों के लिए खास हमदर्दी रखती है। शर्मिंदगी से नेहा के गले में आंसुओं का गोला सा अटकने लगा। वह हाथ फैलाने की कायल नहीं थी। यही वजह थी कि आज मां का बड़ी रानी से अपने पिता के इलाज के लिए पैसे लेना उसे अंदर तक घायल कर रहा था। ये कौन है सुमित्रा? आज से पहले तो तुम इसे कभी अपने साथ नहीं लाई। नलिनी जी ने सिमटी खड़ी नेहा की ओर इशारा करते हुए उसकी मां से पूछा तो वह मुस्कुरा दी। मेरी बेटी है जी, गुरुकुल में पढ़ती है, अभी पढ़ाई पूरी कर रही है। इसने बड़ी समझदार है, इसे महल देखना था इसीलिए साथ ले आई हूं। सुमित्रा जी की बात पर नेहा ने झुककर बड़ी रानी को हाथ जोड़कर नमस्कार किया था। वह दिलचस्पी से उसे देखती रही। बहुत खूबसूरत है तुम्हारी बेटी। मैंने आज तक पूरे राज्य में इतनी हसीन लड़की नहीं देखी, लेकिन इसका हुलिया ठीक नहीं है।
उन्होंने सिर से लेकर पैर तक नेहा का जायजा लिया था। वह बेख्तियार अपने दुपट्टे को खुद पर और कसते हुए एक बार फिर खुद में सिमट गई थी। सामने बैठी नलिनी जी के शानदार रेशमी जोड़े के सामने उसके जगह जगह से फटे हुए सस्ते कपड़ों की क्या औकात थी। नेहा की आंखों में पानी उतरने लगा। पैरों में काले रंग की चप्पल थी जो उसकी खूबसूरत सफेद पैरों में बेशक बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी कम हैसियत के चलते वही चप्पल नलिनी जी की नजर में खटक गई थी। इतनी प्यारी लड़की को इस हाल में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तुमने पहले बताया क्यों नहीं कि यह तुम्हारी बेटी है? इसके नाप के कई कपड़े मेरी अलमारी में रखे हैं। तुम्हें तो पता है ना, मेरी बेटी की अभी कुछ समय पहले ही शादी हुई है। वह तो अब शहर चली गई है, लेकिन हर महीने ढेरों कपड़े खरीद कर रखती थी। सारे यहीं पड़े हैं। मैं इसे अपनी बेटी की तरह ही समझती हूँ। इससे कहो जाकर अपने कपड़े बदल ले। नलिनी जी की निगाहें उसके फटे कुर्ते पर अटक गई थीं। कमर से कई बार सिलने के बावजूद भी वहां से कुर्ता फट रहा था और नलिनी जी को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था कि एक जवान लड़की यूं फटे कपड़ों में घूम रही थी। मैं अभी दासी को कह देती हूँ, वह इसे मेरी बेटी के कमरे में लेकर जाएगी और वहां अलमारी में ढेरों कपड़े पड़े हैं, कोई ढंग का जोड़ा निकाल कर पहन लेगी। नलिनी जी ने सुमित्रा से कहा। नेहा बुरी तरह से घबरा उठी। एक और चाबुक उसकी आत्मा पर पड़ा था। नहीं, मुझे कपड़े नहीं चाहिए, मेरे यही कपड़े ठीक हैं। मैं इन्हें घर जाकर दोबारा से सिल लूंगी। उसने अपने फटे हुए कुर्ते पर अपनी मुट्ठी जमाई थी। वह बेख्तियार 2 कदम पीछे हटी थी, लेकिन नलिनी जी ने दासी को बुलाकर उसे सब कुछ समझा दिया था। नेहा के बार बार मना करने के बावजूद दासी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले लिया था। महल की ठंडी राहदारियों से गुजरते हुए नेहा एक बार फिर से हैरान हो रही थी। दासी ने उसे एक कमरे में ले जाकर खड़ा कर दिया। तुम यहीं रुको, मैं कपड़े यहीं पर लेकर आती हूँ। छोटी राजकुमारी का कमरा तो बंद है, और अगर उन्हें पता चल गया कि उनके कमरे में कोई दासी गई थी तो वह बहुत गुस्सा करेंगी। वह ऐसी ही तो हैं, बल्कि महल के दोनों बच्चे ही ऐसे हैं। दासी मायूसी से कहते हुए पलट गई थी और नेहा बेजान अंदाज में वहीं खड़ी कमरे का जायजा लेने लगी। कमरा बेहद शानदार था। लगता था जिसे भी इस कमरे को सजाने की जिम्मेदारी दी गई थी उसकी पसंद बेहद ऊंची थी। कमरे के हर कोने से अमीरी झलक रही थी। नेहा ने गहरी सांस लेकर खुद को संभाला। दासी थोड़ी ही देर में लौट आई थी। ये लो, ये सारे कपड़े तुम्हारे हैं। ये वाला पहन लो, तुम्हें फौरन फिट आ जाएगा। बाकी के जोड़ों की फिटिंग कर लेना। कहते हुए नीले रंग का एक खूबसूरत सा जोड़ा उसने नेहा के हाथों में थमाया और खुद वापस चली गई। नेहा ने हैरान निगाहों से उस जोड़े को देखा। वह बेहद कीमती जोड़ा था। एक मासूम सी चाह उसके दिल में जागी जो अब तक कपड़े ना लेने पर अड़ी थी। अचानक उसका मन हुआ कि वह उस जोड़े को पहनकर देखे, आखिर वह उसमें कैसी लगेगी। इतना महंगा और खूबसूरत जोड़ा तो उसने आज तक नहीं पहना था। पहनना तो दूर देखा भी नहीं था। वह इतनी हैरत में थी कि दरवाजा बंद करना भी भूल गई। जोड़े को पलंग पर रख उसने धीरे से अपना दुपट्टा उतारकर पलंग पर रख दिया। एक झिझक तो आई थी, लेकिन नया जोड़ा पहनने का शौक इतना ज्यादा था कि नेहा ने बिना झिझक अपना कुर्ता उतार दिया। नीले रंग के नरम और मुलायम कुर्ते को उठाकर अभी पहनने ही वाली थी कि एक झटके से दरवाजा खुला था और कोई अंदर घुस आया। नेहा तेजी से पलटी। दिल जोर से धड़क उठा था। कृपा करके बाहर जाएं, भगवान के लिए अब जो कोई भी है बाहर चले जाएं, मुझे कपड़े बदलने हैं। वह कुर्ते को अपने सामने आड़ बनाए बुरी तरह घबरा गई थी। एक ही पल में पसीने से नहा गई थी और दरवाजे के सामने खड़े ध्रुव ने हैरानी से सामने खड़ी उस हसीना को देखा था। तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रही हो? उसका लहजा आम था, जैसे सामने खड़ी उस लड़की की हालत से उसे कोई मतलब ना हो। नेहा का दिल जोरों से धड़क रहा था। वह रो पड़ने के करीब थी। मैंने आपसे कहा ना, आप बाहर चले जाएं। मैं आपको क्यों बताऊं मैं कौन हूं? आपको दिखाई नहीं दे रहा कि कमरे में एक लड़की कपड़े बदल रही है? मुंह उठाकर कहीं भी घुसे चले आते हैं। आप जैसे लोग घटिया इंसान की शक्ल पर ही लिखा है। कितने हरामी हैं आप चले जाएं यहां से, नहीं तो मैं बड़ी रानी को बुलाऊंगी, और अगर उन्होंने कुछ ना किया तो मैं खुद ही तमाचों से आपका पूरा चेहरा लाल कर दूंगी। घबराहट के आलम में नेहा के होठों से जो कुछ निकल रहा था वह कहती चली गई। सामने खड़े ध्रुव का चेहरा एक पल में गुस्से से लाल पड़ गया। माफ कीजिए, यह मेरा कमरा है और आप यहां पर क्या कर रही हैं? अब की बार उसने गहरी निगाहों से सामने खड़ी नेहा का जायजा लिया था और तभी उसे अंदाजा हुआ कि वह इतनी घबराई हुई क्यों है। एक बेख्तियार मुस्कान
ध्रुव के होठों पर फैल गई। समझ गया। दूर देश की खूबसूरती तो मैं देख देख कर थक चुका हूं, लेकिन यह हिंदुस्तानी खूबसूरती, यह मैं पहली बार देख रहा हूं। यहाँ की लड़कियां तो लंबी लंबी पोशाकों में, लंबे लंबे दुपट्टों में और बड़ी बड़ी साड़ियों से खुद को लपेट कर रखती हैं, लेकिन तुम जरा अलग मालूम हो रही हो। वह उसके कपड़ों के छोर से झांकते दूधिया बाजुओं को देखकर अर्थपूर्ण अंदाज में बोला था। नेहा कांप कर रह गई। अपनी हालत का एहसास होते ही आंखों से आंसू बहने लगे। बेख्तियार ही वह 2 कदम पीछे हटी थी। करीब मत आना मेरे, तुम एक घटिया इंसान हो, बल्कि तुम्हें इंसान कहना ही नहीं चाहिए। जब मैं तुम्हें अपनी मजबूरी बताते हुए कमरे से बाहर जाने का कह रही हूं, तो फिर बाहर क्यों नहीं जाते? तुम जैसे लोग इंसान नहीं बल्कि जानवर होते हैं, जो ना तो किसी की इज्जत का ख्याल करते हैं और ना ही किसी के जज्बात का। दरअसल तुम जैसे लोगों की खुद की कोई इज्जत नहीं होती ना, इसीलिए तुम्हें क्या पता कि किसी की मजबूरी का नाजायज फायदा नहीं उठाते। वह बेबसी से कहती चली गई थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि उठाकर इस शख्स को बाहर फेंक दे। पलटकर पीछे बने नहाने के कमरे तक भी नहीं जा सकती थी। ऐसा करने से ध्रुव की नजर उसकी कमर पर पड़ जाती। बेबसी ही बेबसी थी। वह खुद को छुपाने की कोशिश में परेशान हुई जा रही थी, मगर उसके शब्दों ने जो नुकसान किया था, इस बात से वह अभी तक अनजान खड़ी थी। ध्रुव का चेहरा लाल पड़ गया था। क्या मुझे इज्जत बेइज्जती का एहसास नहीं है तो तुम्हें है? एक अजनबी शख्स के कमरे में कपड़े बदलते हुए तुम्हें एक पल के लिए भी अपनी इज्जत का ख्याल आया? किसके हैं ये कपड़े? लगता है महल में घुसकर चोरी कर रही हो। शक्ल से तो मांगने वाली लगती हो। अभी बताता हूं तुम्हें कि तुमने किसकी गैरत को ललकारा है। कमरबंद से एक चीज निकालते उसने सख्त निगाहों से नेहा को देखा था। वह सिर से पांव तक कांप गई थी। क्या कर रहे हैं आप? भगवान के लिए छोड़ दें, मुझे जाने दें कृपा करके। वह एक बार फिर से गिड़गिड़ाई थी, मगर ध्रुव का खून खौल रहा था। उसका दिमाग घूम चुका था। विदेश से आने के पहले ही दिन सामने खड़ी लड़की ने उसे बेहिसाब बातें सुना दी थी। वह जो पहले ही माहौल के बदलाव से परेशान था, नेहा के मुंह से अपनी इतनी बेइज्जती सुनकर बर्दाश्त न कर पाया। वह उसे देखता रहा और नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी इज्जत तार तार होती साफ नजर आ रही थी। दोनों हाथों से कुर्ते को अपने सामने जकड़े वह जमीन पर बैठती चली गई। भगवान के लिए यह सब मत करें, मुझे माफ कर दें कृपा करके। मैं आगे कभी भी इस महल में नहीं आऊंगी। मैंने मां से पहले भी कहा था, मुझे इन अमीर लोगों के घर नहीं जाना। वह फूट फूट कर रो रही थी। देखते हुए ध्रुव के दिल को अचानक कुछ हुआ था। एक गहरी नजर नेहा पर डालते हुए उसके जज्बात बेकाबू हुए थे, लेकिन अगले ही पल वह कमरे से बाहर निकलता चला गया। नेहा ने सिसकते हुए निगाह उठाकर देखा। वह जा चुका था। कमरा खाली था। नेहा को यकीन ना आया। क्या उसने उसे बख्श दिया था? लेकिन नहीं, उसने तो कुछ देखा था और अब यकीनन वह बाहर जाकर सबको बताएगा। गांव के हर शख्स को पता चल जाएगा। नेहा के दिमाग में आंधियां सी चलने लगी। वह सिर से पांव तक कांप रही थी। कांपते हाथों से अपना पुराना कुर्ता पहनते हुए वह उल्टे कदमों से कमरे से बाहर निकल आई। कौन था वह? पीले पड़ते चेहरे के साथ बार बार यही ख्याल उसके दिमाग में आ रहा था। और फिर तभी वह चौंकी थी। नीचे कमरे में एक हंगामा सा मचा था। नलिनी जी ध्रुव का माथा चूम रही थी। उसके गले में फूलों के हार डाले जा रहे थे। तू यहां खड़ी है नेहा? नलिनी जी का बेटा विदेश से पढ़कर वापस आ गया है। अभी अभी महल पहुंचा है। अब यहां पर बहुत लोग आ जाएंगे, इसीलिए हमें चलना चाहिए। बड़ी रानी ने बहुत सारे पैसे दे दिए हैं। हमारा काम हो गया है, अब चल यहां से। सुमित्रा जी उसे देखते हुए दौड़कर उसके पास आई थी। वह बेजान अंदाज में नीचे हो रही खुशियों को देख रही थी, जिसके बीच वही शख्स था जिसने कुछ देर पहले ही नेहा की जिंदगी के बदतरीन लम्हों को देख लिया था। सुमित्रा जी उसे खींचते हुए अपने साथ महल से बाहर ले आई थी, लेकिन वह अपना दिल दिमाग वहीं महल में छोड़ आई थी। घर आते ही हर आहट पर वह कांप जाती। उसे यूं महसूस होता, थोड़ी देर बाद दरवाजा तोड़कर कई सारे लोग कमरे के अंदर घुस आएंगे और हर हाथ में उसके लिए एक पत्थर होगा, हर आंख में उसके लिए बेइज्जती होगी। इन्हीं ख्यालों का असर था कि रात तक वह तेज बुखार में डूब चुकी थी। वह बेहोशी के आलम में लगातार होठों ही होठों में बुरी तरह कुछ बड़बड़ा रही थी। मां कमरे में आई तो उसे इतने तेज बुखार में जलते देखकर घबरा उठी थी। जरूर मेरी नेहा को नजर लग गई है। महल में आज जिसने भी उसे देखा है, देखता ही रह गया है। उसे वहां लेकर जाना ही नहीं चाहिए था।
वह परेशानी से कहती उसके माथे पर ठंडे कपड़े रखने लगी। उसके होठों से बार बार महल और कपड़ों का जिक्र निकल रहा था। उसकी मां किसी भी बात का अंदाजा नहीं लगा पाई थी कि आखिर वह किस बात से इतना ज्यादा घबरा गई है। और नेहा थी कि बंद आंखों के साथ भी उसे बार बार वही शख्स अपने सामने दिखाई दे रहा था। यूं लग रहा था जैसे वह कोई भूत था जो दोनों हाथ बढ़ाकर उसके वजूद को तार तार कर देना चाहता था। पूरी रात बुखार में तड़पने के बाद सुबह तक वह ढेर हो चुकी थी। बुखार तो उतर गया था, लेकिन उसकी सारी हिम्मत खत्म कर गया था। वह पहले ही नाजुक सी थी, अब और कमजोर हो गई थी। डर से उसकी हालत अभी तक खराब थी। सुबह उन्हें जागे हुए अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि सुमित्रा जी रसोई में नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही थी। कल दी गए नलिनी जी के पैसों से वह अभी अभी जाकर नाश्ते का सामान लेकर आई थी कि तभी दरवाजा जोर से बजा था और नेहा ने कांप कर दरवाजे की ओर देखा। क्या सबको पता चल गया? अभी तक वह बात ना जाने कितने लोगों ने सुन ली होगी। उसके गले में नमकीन गोला फंसने लगा था। सुमित्रा जी ने दरवाजा खोला और सामने महल के एक सेवक को अंदर आते देखकर नेहा की आंखें बेयकीनी से फैल गईं। वह जहां की तहां खड़ी रह गई। तुम्हें और तुम्हारी बेटी को रानी ने बुलाया है, बहुत जरूरी काम है, राजकुमार ने कहा है। देर मत करो, फौरन आ जाओ, बाहर रथ खड़ा है। सेवक की बात पर सुमित्रा जी तो हैरान हुई, मगर नेहा सिर से पांव तक कांप कर रह गई थी। मना करने की कोई भी सूरत नहीं थी। वह जानती थी नलिनी जी का हुक्म उसकी मां हर सूरत में मानेंगी, इसीलिए उसने मना करने की जरूरत ही नहीं समझी थी। वैसे भी उसकी जबान तो गूंगी सी हो गई थी। शायद आज अदालत भरी महफिल में लगने वाली थी। पूरे महल के सामने वह शख्स उसे नीचा साबित करने वाला था। आखिर में इन अमीर लोगों को अपनी दौलत का रौब भी तो किसी ना किसी को दिखाना होता है। उसने बेबसी से अपना सिर झुका लिया था। यहां आने से पहले उसे अपने बाल समेटना भी याद नहीं रहा था, और अब उस वक्त उसके घने बाल उसके चेहरे के इर्द गिर्द बिखरे हुए थे। सुमित्रा जी ने चुपचाप नेहा का हाथ पकड़ा और महल से आए रथ में जाकर बैठ गई। महल के अंदर रथ रुका तो मां उसका हाथ थाम कर अंदर ले आई। महल के बड़े से कमरे में नलिनी जी खामोशी से बैठी थी। उनके चेहरे पर आजकल वाली मुस्कुराहट गायब थी। नेहा ने पीले पड़ते वजूद के साथ उन्हें देखा। उनके साथ वाले आसन पर वह बैठा था। बहुत घमंड भरे अंदाज के साथ गुरूर उसकी हर अदा से झलक रहा था। सुमित्रा जी आगे बढ़कर नलिनी जी से पूछ रही थीं कि उन्होंने उन्हें क्यों बुलाया है। नलिनी जी की आवाज ने कमरे में छाए सन्नाटे को तोड़ा। वह नेहा से बोली, इधर आओ बेटी, मुझे ध्रुव ने सब कुछ बता दिया है। कल तुम दोनों के बीच जो कुछ हुआ वह बिल्कुल अच्छी बात नहीं थी। ध्रुव हिंदुस्तान में नया नया आया है और उसे यहाँ के तौर तरीकों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। विदेश में रहते हुए यह थोड़ा आजाद ख्याल हो गया है। मुझे नहीं पता कल इसने तुम्हारे साथ क्या किया, लेकिन बहरहाल ध्रुव ने मुझे बताया है कि जिस वक्त यह वहां चला गया था और तुम दोनों के बीच काफी कड़वी बातें हुई थीं, ध्रुव के कहने पर ही मैंने तुम लोगों को यहां बुलाया है। वह तुमसे माफी मांगना चाहता है। नलिनी जी की आवाज पर नेहा ने एक झटके से सिर उठाया था। कितने आम से अंदाज में ध्रुव ने उन्हें कह दिया था कि उन दोनों के बीच कड़वी बातें हो गई थीं। बस कड़वी बातें। आपको पता भी है कि हम दोनों के बीच कल क्या हुआ था। आपके इस बेटे ने मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया है। इसने मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। नेहा के होठों से बेख्तियार निकला था। उसने एक कड़ी निगाह साथ बैठे ध्रुव पर डाली, जो बेहाल चेहरे के साथ उसे ही देख रहा था। चुप कर नेहा, क्या बकवास कर रही है? अगर छोटे राजकुमार ने कुछ कह दिया तो इसमें बुराई क्या है? वह महल वाले लोग हैं, कुछ भी कह सकते हैं। और फिर तू देख तो सही, कितनी बड़ाई है उनकी कि हम लोगों को माफी मांगने के लिए अपने महल में बुलाया है। अगर वह चाहते तो अपनी जरा सी कही हुई बात की माफी मांगने की क्या जरूरत थी उन्हें? और अब तू छोटे राजकुमार की बेइज्जती कर रही है। उसकी मां ने उसके कान में धीरे से कहकर उसे खामोश करवाना चाहा, लेकिन नेहा अचानक भड़क उठी। छोटे राजकुमार नहीं है मेरे कोई राजा। अगर उनके पास दौलत है तो इसका यह मतलब नहीं कि ये हमारे राजा हैं और हम इनके सेवक। चंद पैसे देकर इस औरत ने आपको अपना सेवक बना लिया है मां, लेकिन मैं इनकी सेवक नहीं हूं। आंखों में आए आंसुओं के साथ वह बेधड़क बोलती चली जा रही थी और ध्रुव की निगाहों में पहले हैरत और फिर गुस्सा उमड़ आया था। मेरी मां से आराम से बात करो लड़की, वह दिल की बीमारी की मरीज है और कोई तुम्हें नहीं कह रहा कि तुम हमारी सेवक हो। जो कुछ हुआ वह बस उसी वक्त का असर था। मेरा उसी वक्त सफर खत्म हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं।
और वैसे भी तुम्हें देखते ही जो कुछ मैंने किया वह सिर्फ एक मामूली सी मजाक थी, इसके सिवा और कुछ नहीं। ध्रुव ने जैसे उसे शांत करने की कोशिश की थी, मगर नेहा तो उसकी हर बात पर और ज्यादा भड़कती चली जा रही थी। मजाक? मजाक ही मजाक में आपने मुझे बेलिबाज हालत में देख लिया, मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया, और अब आप क्या चाहते हैं कि मैं आपको माफ कर दूं क्योंकि आपके पास दौलत है और हम गरीब हैं? ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको माफ नहीं करूंगी। अपनी दौलत की दिखावट किसी और के सामने कीजिएगा। गरीबों को कुछ पैसों का दान देकर उन्हें खरीदने की जगह अपने बेटे को थोड़े से संस्कार दीजिए आप। आगे अगर आपने मेरी मां को यहां बुलाकर जलील करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप गांव वालों की नजर में बहुत बड़ी हस्ती होंगी, लेकिन मेरी नजर में आपकी इज्जत 2 कौड़ी की भी नहीं है। वह बिना रुके बोले जा रही थी। सुमित्रा जी ने आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ा। बस कर नेहा, चुप हो जा। पागल हो गई है क्या? ये क्या क्या बोले जा रही है? लगता है तेरा बुखार तेरे सिर पर चढ़ गया है। माफ कर दीजिए रानी, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, शायद इसीलिए। सुमित्रा जी को समझ नहीं आ रहा था नेहा को क्या हो गया है, और वह बुरी तरह घबरा गई थी। खुद अपनी आंखों में आए आंसू पोंछते हुए नेहा का वजूद भी कांप रहा था, जबकि ध्रुव भी उठकर खड़ा हुआ था। आप लोग अभी और इसी वक्त अपने घर चली जाएं। मुझे कोई माफी नहीं मांगनी। ये लड़की माफी के लायक नहीं है। 2 टूक अंदाज में कहते हुए उसने सेवक को इशारा कर दिया था, जबकि आसन पर बैठी नलिनी जी के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं। उनकी रंगत पीली पड़ती जा रही थी। ध्रुव घबराकर उनकी ओर बढ़ा था। अमीर लोगों की दिखावट। एक निगाह उन पर डालती नेहा तेजी से पलट गई थी। सुमित्रा जी उसे बुलाते हुए उसके पीछे जा रही थी, लेकिन वह तो जैसे अब उस महल के दरो दीवार में रुकना ही नहीं चाहती थी। नलिनी जी सीने पर हाथ रखे एक तरफ को झुकती चली जा रही थी। ध्रुव बुरी तरह घबरा गया था। रथ निकालो, मां की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसने चीखकर सेवक को हुक्म दिया था। और जिस वक्त नेहा अपनी मां का हाथ पकड़े अपने घर की ओर जा रही थी, तब ध्रुव का रथ उसके बराबर से गुजरा था। नलिनी जी की तबीयत बहुत बिगड़ जाने पर ध्रुव उन्हें शहर के वैद्य के पास लेकर आया था। एक नफरत भरी निगाह रथ पर डालते नेहा ने अपना सिर झटका था। तेजी से रथ चलाते हुए ध्रुव के दिल की हालत खराब हो रही थी। अभी तो विदेश से वापस आया था वह अपनी मां की खूब सारी सेवा करना चाहता था, उनके साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता था, उनकी गोद में सिर रखकर उनसे ढेर सारी बातें करना चाहता था, उन्हें बताना चाहता था कि उसने विदेश में रहकर उन्हें बहुत याद किया, उनके हाथों के स्वादिष्ट खाने बनवाकर खाना चाहता था, उनसे अपने खूब लाड़ उठवाना चाहता था। और अब एक मामूली सी लड़की की बातों ने उसकी मां को इस हाल में पहुंचा दिया था। वह बार बार पीछे मुड़कर नलिनी जी को देखता। उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। रथ वैद्य के घर के सामने रुकते ही वह दौड़कर नीचे उतरा था, और फिर दूसरी ओर का दरवाजा खोलकर उसने नलिनी जी को बाहर निकालना चाहा। उनका चेहरा पीला पड़ रहा था। कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी शायद, लेकिन उनके होंठ उनका साथ नहीं दे रहे थे। ध्रुव को अपने हाथों से अपनी जिंदगी निकलती हुई महसूस हुई। उसने अपनी मां को बाहों में उठाते हुए कसकर अपने सीने से लगाया और फिर दौड़ता हुआ अंदर लाया था। नलिनी जी को अंदर ले जाया गया। बाहर खड़े ध्रुव का बस नहीं चल रहा था कि वह दुनिया भर के सारे वैद्य लाकर मां के पास खड़े कर दे, लेकिन वैद्य जब बाहर निकला तो उसके चेहरे पर एक मायूसी छाई हुई थी। बहुत माफी, बहुत बड़ा दिल का दौरा था। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन आपकी मां को बचा नहीं सके। वैद्य उसे जवाब देकर खुद आगे बढ़ गया था, और ध्रुव को यूं लगा जैसे दुनिया एक जगह रुक गई है। उसके कानों में अजीब सी आवाजें आ रही थीं। अंदर के दरवाजे से नजर आते ही मां के बेजान चेहरे पर नजर पड़ते ही उसकी आत्मा कांप उठी थी। यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है नेहा, और इस बात के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम्हें मेरी मां से इतनी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। वह तो ऊंची आवाजें सुनने की भी आदी नहीं थी। आज तुमने उन्हें इतना कुछ सुना दिया। उनकी बरसों से कमाई गई इज्जत पर तुमने उंगली उठा दी। तुम्हारी वजह से आज उन्होंने अपनी जिंदगी खो दी है। मैं तुम्हारे रोम रोम से अपनी मां की मौत का बदला लूंगा, अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा। तुम मुझसे रोते गिड़गिड़ाते रहम की भीख मांगोगी, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। खून के आंसू बहाने पर मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा। सूखी आंखों से अंदर देखते वह नफरत के समंदर में खोता चला जा रहा था। उसने इतना भी सोचने की जरूरत महसूस नहीं की थी कि उसकी मां तो एक लंबे समय से दिल की बीमारी में घिरी हुई थी।
क्या सिर्फ एक नेहा की बातों पर उन्हें दिल का दौरा पड़ सकता था, या फिर उसकी मां की मौत के पीछे कोई और वजह थी जिससे ध्रुव अनजान था? अब तुम मेरा बदला देखोगी। नफरत है ना तुम्हें महल वालों से? हम दौलतमंद लोग गरीबों को कुछ नहीं समझते। बिल्कुल ठीक सोचा तुमने। सच में तुम्हारा वह हाल करूंगा कि तुम्हें देखकर हर कोई अफसोस करेगा। वह खुद को काबू करने की कोशिश कर रहा था। नलिनी जी को घर ले आया गया था। शाम तक उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था। वह सूखी आंखों के साथ कमरे के आसन पर बैठा हुआ था जब महल के खास सेवक ने आकर जमीनों के तमाम कागजात उसके सामने रखे थे। नलिनी जी की वसीयत के मुताबिक यह सारी जमीन अब आपके नाम है। वह पहले ही आपके विदेश से आने के इंतजार में थी कि आपके आते ही सारा बंदोबस्त आपके हाथ में सौंप कर खुद आजाद हो जाएं। लेकिन अब खुद ब खुद ही यह सब चीजें आपके हाथ में आ गई हैं। सेवक देवदत्त हर एक कागज उसके सामने रखते हुए उसे तफसील बता रहा था, मगर ध्रुव को कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे मतलब था तो फिलहाल सिर्फ अपने बदले से। रथ निकालो, हमें कहीं जाना है अभी। और इसी वक्त उसने हुक्म दिया। उसके कहने के चंद पलों बाद ही रथ तैयार था। लाल आंखों के साथ भारी कदमों की आहट लिए जब वह नेहा के घर के दरवाजे के बाहर पहुंचा तो पूरे गांव पर अंधेरे की चादर तन चुकी थी। इस छोटे से टूटे फूटे घर में पूरी तरह सन्नाटा था। तो यह है तुम्हारी हैसियत। एक जहर भरी मुस्कान ध्रुव के होठों पर फैल गई थी। दरवाजे पर दस्तक दिए बगैर वह जोरदार अंदाज में दरवाजा खोलता अंदर घुस आया था। सामने आंगन में बैठी नेहा की मां कांप कर रह गई थी। नलिनी जी की मौत की खबर उन तक भी पहुंच चुकी थी, लेकिन उनके अंदर हिम्मत नहीं थी कि एक आखिरी बार जाकर उन्हें देखने महल चली जाती। हालांकि उनका मन मचल रहा था। नलिनी जी को बस एक आखिरी बार देखने के लिए वह बहुत अच्छी औरत थी। पूरे गांव का ख्याल रखती थी। हर बुरे वक्त में अपने गांव वालों के साथ खड़ी रहती थी। उनकी मौत पर हर आंख नम थी। वह भी दरवाजे की आवाज सुनकर अंदर कमरे से बाहर आ गई थी। वह बहुत परेशान थी और यह परेशानी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। काली शॉल उसके कंधों पर पड़ी हुई थी। लंबे बाल पीठ पर बिखरे हुए थे। सुनहरी आंखों में डर झलक रहा था। सामने खड़े ध्रुव को एक नजर देखते ही उसे अंदाजा हो गया था कि शायद वह अपने हाथों से उसे मार देने ही आया है। तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीने का वक्त है। मेरी मां की मौत को 1 महीना पूरा होते ही मैं तुमसे शादी करूंगा। जिस महल से तुम्हें नफरत है ना, तुम्हें उसी महल में लेकर आऊंगा। लेकिन यह और बात है कि महल की किसी भी चीज पर तुम्हारा कोई हक नहीं होगा। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं दुनिया के किसी भी कोने से तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। तुम्हारी वजह से आज मेरी मां की मौत हुई है। इस बात को मैं सारी जिंदगी भुला नहीं सकता और ना ही मैं तुम्हें भूलने दूंगा। और अगर तुमने शादी से मना करने की कोशिश की या किसी को भी अपनी मदद के लिए बुलाया तो मैं पूरे गांव में बता दूंगा कि तुम किस हालत में मेरे सामने खड़ी थी। जिस हालत में तुम मेरे सामने खड़ी थी उसी हालत में तुम्हें सब देखेंगे और उसके बाद सोचो तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। गांव में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। चबा चबा कर कहता हुआ उसने जैसे नेहा पर गरम गरम तेल उंडेल दिया था। वह खामोश निगाहों से उसे देखती रह गई। सुमित्रा जी उससे माफी मांग रही थी, कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ध्रुव हुक्म देता हुआ उल्टे कदमों वापस पलट गया था। उसने नेहा के घर के बाहर कड़ा पहरा लगवा दिया था और नेहा उसने भागकर जाना भी कहां था। वह जानती थी अब अगर वह जाकर पाताल में भी छुप जाए तब भी ध्रुव उसे वहां से ढूंढ निकालेगा। दिन रात रोते सिसकते वह बस भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि यह महीना ना गुजरे, दिन लंबे हो जाएं, रातें इतनी लंबी हो जाएं कि नया दिन आए ही ना, या फिर कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि इस महीने में ध्रुव के बदले की आग खुद ब खुद शांत हो जाए, उसका इरादा बदल जाए। हर गुजरते दिन के साथ उसके दिल की धड़कन तेज होती जाती थी, लेकिन उसकी सारी दुआएं बेकार गईं। ठीक 1 महीने बाद महल की ओर से आए खूबसूरत जोड़े और गहनों ने उसे यकीन दिला दिया कि आज उसकी जिंदगी सच में नरक बनने वाली है। वह उसकी दुल्हन बन चुकी थी, उसके नाम हो चुकी थी। गांव वाले हैरान थे कि एक मामूली सी लड़की इतने बड़े महल की रानी बन गई थी, लेकिन कोई नेहा के दिल से पूछता जो अंदर ही अंदर खुद के लिए मौत की दुआएं मांग रही थी। रात गहरी हो चुकी थी। कमरे में पूरी खामोशी थी। जमीन पर बैठी नेहा ने दीवार के साथ कमर टिका रखी थी। उसकी खामोश निगाहें सामने लकड़ी के खूबसूरत दरवाजे पर जमी हुई थीं। ऐसा लग रहा था कि उस दरवाजे से कुछ पल बाद उसकी मौत अंदर आने वाली थी।
डर के साथ उसका दिल इतनी जोर से धड़कता जैसे पसलियां तोड़कर बाहर निकल आएगा। रात की ठंडक के बावजूद उसका पूरा वजूद पसीने से तर था। वह पिछले 2 घंटे से यूं ही खामोश निगाहों से उसी दरवाजे को देखे जा रही थी। काफी देर से एक ही जगह पर बैठे रहने की वजह से उसकी दोनों टांगें अकड़ चुकी थीं। सिर में तेज दर्द हो रहा था, लेकिन वह जरा सी भी हरकत करती तो अपनी ही चूड़ियों की खनखनाहट से डर के मारे कांप उठती थी। यह कमरा उसके लिए किसी जेल से कम नहीं था। वह इस कमरे में आज पहली बार नहीं आई थी। इससे पहले भी एक दिन वह इसी कमरे में आई थी। उस दिन की याद आते ही नेहा ने बेख्तियार अपनी आंखें बंद कर ली थीं। इस कमरे से जुड़ी एक दर्दनाक याद उसके दिल में जैसे किसी खंजर की तरह उतर आई थी। डर से कांपते हुए वह फूट फूट कर रोने लगी थी। मेरे साथ ही क्यों? हे मेरे भगवान, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिसके लिए मुझे इतनी भयानक सजा मिले। मेरे साथ ही ऐसा सब कुछ क्यों हुआ? यह शख्स जिसकी शक्ल से ही मुझे नफरत है, जिसके साथ मुझे एक पल भी रहना मंजूर नहीं, इसे मेरी जिंदगी में क्यों शामिल कर दिया गया? कैसे रहूंगी पूरी जिंदगी इस घटिया इंसान के साथ? रोते रोते वह ढेर हो चुकी थी। पिछले 24 घंटे में उसके मुंह में सिवाय पानी के एक घूंट के कुछ नहीं गया था। उसने अपना सिर उठाया तो उसे अपने सामने कमरे की चीजें घूमती हुई महसूस हुई। कमरा बेहद खूबसूरती से सजाया गया था, जिसमें लाल फूलों का चुनाव किया गया था। सफेद बेदाग चादर, नरम मुलायम बिस्तर और कमरे में बिछे कीमती गलीचे, ये सब कुछ भी नेहा को छू नहीं पा रहे थे। एक उदास मुस्कान उसके होंठों पर फैल गई। दौलत इंसान के हर ऐब को ढक देती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सारी दौलत ने महल वालों के हर ऐब को ढक रखा है। और मैं खुद भी तो अब एक ऐब बन गई हूं। कुछ मंजर उसकी आंखों के सामने आए तो वह बेख्तियार कांप कर रह गई। पलंग के पास दासी दूध का पात्र और बहुत से फल रखकर जा चुकी थी। शायद इसे मेरी हैसियत का अंदाजा नहीं है, लेकिन कल तक सबको पता चल जाएगा कि मैं महल की रानी नहीं, बल्कि सिर्फ एक कलंक का टीका हूं। गहरी सांस लेते हुए वह उठकर खड़ी हुई थी, जैसे उसने हालात को कबूल कर लिया हो। भारी लहंगे को संभालती वह नंगे पैर ही चलती हुई पलंग के पास आ गई थी। अब तक उसने इस पलंग पर बैठने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन अब वह जमीन पर बैठे बैठे थक चुकी थी। धीरे से पलंग पर बैठते हुए उसने दाईं तरफ रखा दूध का पात्र उठा लिया। नींद और भूख तो ना जिल्लत देखती है और ना ही इज्जत, इस बात का अंदाजा नेहा को आज हुआ था। आंखों में आए आंसुओं को किनारे करती नेहा ने हाथ बढ़ाकर दूध का पात्र उठा लिया था। होठों से लगाया ही था कि ठीक उसी वक्त कमरे का दरवाजा खोलकर कोई अंदर आ गया था। नेहा ने नजर उठाई और खामोश रह गई। डर ने उसे एक ही पल में बर्फ का ढेर बना दिया था। बड़ी बड़ी सुनहरी आंखों में वीरानी उतर आई थी। मेहंदी लगे सफेद हाथ डर से कांपने लगे थे। अरे वाह, मुझे तो लगा तुम सिकुड़ कर किसी कोने में बैठी रो रही होगी, अपनी किस्मत पर रो रही होगी, लेकिन तुम तो खा पी रही हो, मौज कर रही हो। लगता है तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। अंदर आने वाले की आवाज सुनकर नेहा के वजूद पर एक चाबुक पड़ा था। डर के मारे दूध का पात्र उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। मोटे गलीचे ने सारा दूध चंद लम्हों में ही सोख लिया था। वह ध्रुव था, राजकुमार ध्रुव, उसका पति, इस शानदार महल का वारिस, जो अब भारी कदमों से चलता हुआ बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ा हुआ था। नेहा की आंखों में आंसू उतर आए थे। वह सफेद जोड़ा पहने उसके सामने खड़ा था। सिर पर रखी हुई पगड़ी शायद उसने कहीं उतार कर फेंक दी थी। जोड़े के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे और इस वक्त वह मुस्कुराता हुआ बेशक बेहद खूबसूरत लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में जो बेरहमी थी उसने नेहा को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। उसका यह रूप नेहा पहले भी एक बार देख चुकी थी, यहीं इसी कमरे में। नेहा की नजर भटक कर कमरे से जुड़े नहाने के कमरे तक गई। एक सिसकी उसके होंठों से निकली थी। क्या हुआ? कुछ याद आ गया ना? मुझे भी बहुत कुछ याद आ रहा है, और उस याद का सिला मैं तुम्हें अब मरते दम तक देता रहूंगा। अपने घर वालों को आखिरी बार देखा ही हो ना, क्योंकि आज के बाद ना तो तुम्हें उन्हें देखने की इजाजत होगी और ना ही उनसे मिलने की। पत्थर दिली से कहता वह पलटा था और नेहा कांप कर रह गई। दुल्हन बनकर यहां पलंग पर क्यों बैठी हो? ज्यादा सपने सजाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें किसने कहा कि तुम मेरी दुल्हन हो? ना तो तुम्हें कभी पत्नी बनने का हक मिलेगा और ना ही तुम कभी मेरा प्यार पा सकोगी। इस ख्याल को अपने दिल से निकाल दो। तुम वही करोगी जिसके लिए मैं तुम्हें यहां लाया हूं। चलो आओ, मेरे जूते साफ करो।
हुक्म देता हुआ वह घमंड से आसन की पीठ से टेक लगाकर बैठ गया था। नेहा ने बेयकीनी भरी निगाहों से उसे देखा। इतनी जिल्लत और इतनी बेइज्जती का तो उसने कभी ख्याल भी नहीं किया था। हाँ, अगरचे वह सोचकर आई थी कि जिंदगी उस पर पहले से कहीं ज्यादा तंग हो जाएगी, मगर आते ही वह उसके साथ यह बर्ताव करेगा, उसने सोचा भी ना था। सुना नहीं तुमने? मैंने क्या कहा है? जल्दी उठो, वह इस बार गुस्से से चीखते हुए बोला था और नेहा एकदम सहम गई। वह लड़खड़ाते हुए अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई थी। तेजी से आगे बढ़ते ही उसके होंठों से एक सिसकी निकली। बेख्तियार ही उसने अपनी आंखें दर्द के मारे बंद कर ली। पैर में गलीचे में छुपा हुआ कुछ चुभ गया था। वह गौर से उसका जायजा ले रहा था। नेहा पीले पड़ते वजूद के साथ पैर में हो रहे दर्द को नजरअंदाज करते हुए तेजी से आगे बढ़ी थी, मगर ध्रुव की निगाहों से उसके पैर में होती हल्की सी कांपती उसकी हर हरकत छुपी न रह सकी। कांपते हाथों से वह ध्रुव के कदमों में बैठकर उसके जूते उतारने लगी थी। ध्रुव के वजूद पर जैसे कोई ठंडक सी पड़ने लगी। एक तंजिया मुस्कान उसके होंठों पर बिखर गई। अच्छा, तुम तो बहुत सुनने वाली हो। मेरा अंदाजा तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही था। तुम जैसी गरीब घराने की लड़कियों को उनकी औकात में ही रखना चाहिए। नफरत से भरे अंदाज में कहते हुए वह उसे अपने जूते उतारने का हुक्म दे रहा था, जबकि नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। धीरे धीरे उसके जूते उतारते हुए नेहा ने अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछ डाला था। अब उसे अपनी जिल्लत की तो आदत हो जानी चाहिए थी, क्योंकि शायद यह जिल्लत अब उसके नसीब में लिख दी गई थी, और वह भी हमेशा हमेशा के लिए। ध्रुव ने नजर उठाकर अपने पैरों की ओर बैठी नेहा को देखा। उसका शादी का जोड़ा अभी तक उसके वजूद पर था। नींद से उसकी आंखें इतनी बोझल थीं कि वह बैठे बैठे ही सो जाती थी। इस नींद में कमजोरी का तत्व भी शामिल था। शायद उसने एक लंबे वक्त से कुछ खाया नहीं था। ध्रुव ने गहरी सांस लेते हुए अपने दोनों पैर समेटकर पीछे किए। आसन पर बैठे बैठे उसने उसे अपने पैर दबाने का हुक्म दे दिया, और उस वक्त भी वह उसके कदमों में बैठी उसके पैर ही दबा रही थी। जब नींद के झोंके से वह एक पल के लिए गाफिल हो गई थी, ध्रुव के पैर पीछे हटाते ही वह एक झटके से जमीन पर आ गिरी थी। ध्रुव को लगा वह फौरन नींद से जागकर उठ जाएगी, लेकिन वह यूं ही बेजान नीचे पड़ी रही। बेसाख्ता ही ध्रुव ने आगे बढ़कर उसकी नब्ज देखी। वह बेहद मध्यम थी, और तभी ध्रुव की नजर उसके पैर पर पड़ी। सफेद पांव से हल्का हल्का खून बह रहा था। गौर से देखा तो उसके पैर में चुभा हुआ कांच साफ दिखाई दे रहा था। शायद वहां गलीचे में छुपा कांच उसे चुभ गया था। ना चाहते हुए भी ध्रुव ने हाथ बढ़ाकर उसके पैर से कांच का वह टुकड़ा निकाल दिया था। एक सिसकी बेहोशी के आलम में भी नेहा के होंठों से निकली थी। गहरी सांस लेते हुए वह अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। वह उसके साथ जुल्म करना चाहता था, लेकिन हर बार उसके हसीन चेहरे को देखते हुए वह रुक जाता था। दिल की हालत अजीब हो रही थी। यह उसकी शादी की पहली रात थी। वह जानता था यह सब कुछ उसने नेहा को सजा देने के लिए ही किया है, लेकिन सजा देने के लिए उसने शादी का चुनाव क्यों किया? वह ताकतवर था, किसी भी तरीके से उसे एक बुरे अंजाम तक पहुंचा सकता था, लेकिन उसने उसे अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर क्यों लाया? अपने इन्हीं सवालों से वह खुद भी परेशान हो रहा था। गहरी सांस भरते हुए वह कमरे से बाहर निकल आया था। बाहर खड़ी दासियों को अंदर कमरे में पड़ा कांच साफ करने के लिए और अंदर जाकर नेहा की देखभाल करने का हुक्म दिया था। खुद वह अपने जज्बातों को संभालता बाहर आंगन में चला आया था। ठंडी हवा उसके वजूद से टकराई तो यूं लगा जैसे जलती हुई आग पर कोई फुहार पड़ गई हो। वह आसमान की तरफ देखते हुए अतीत को सोचता चला जा रहा था। जब वह विदेश से वापस आया था, एक बेफिक्र आजाद 25 साल का युवक जिसने जिंदगी की असली जिम्मेदारियों को अब तक देखा ही नहीं था। शोर और भीड़ भाड़ उसे शुरू से ही पसंद नहीं थी, और जब वह रथ से महल के सामने उतरा तो उसने सारे सेवकों को खामोश रहने का इशारा कर दिया था। भगवान के लिए मां को मत बुलाना, मत बताना कि मैं आ गया हूं। सारे लोग शोर मचाने लगेंगे और वह दरवाजे पर ही आ जाएंगी। मैं अंदर ही जाकर उनसे मिल लेता हूं। उसने सेवकों को हिदायत दी थी। इसी शोर से बचने के लिए तो उसने नलिनी जी को अपने आने का वक्त नहीं बताया था, बस अपने आने का दिन बता दिया था, और इसी खुशी में नलिनी जी पूरे गांव में दान पुण्य कर रही थी। आखिर इतने सालों के बाद उनका बेटा वापस लौट रहा था। वह अंदर आया तो सच में आधे से ज्यादा गांव महल में जमा था, और नलिनी जी मुस्कुराते हुए गांव वालों में पैसे बांट रही थी। नलिनी जी को लोगों में घिरा देखकर वह चुपके से अपने कमरे में चला आया था।
बहुत थकान का असर था कि बस वह नहाकर ताजा होना चाहता था। लेकिन कमरे में घुसते ही जो नजारा उसने देखा, उसने उसका दिमाग उड़ाकर रख दिया था। उस कांपती लड़खड़ाती लड़की को अपनी इज्जत की फिक्र पड़ गई थी। वह पहले ही थका हुआ था, ऊपर से उस लड़की की बिना सोचे समझे बोले जाने वाली बातों ने उसे गुस्से के मारे उबाल कर रख दिया था। ना जाने उसने क्या जवाब दिया था, बाद में वह खुद ही भूल गया था। लेकिन रात तक पछतावे का एहसास उसे लपेटे में लेने लगा। उसने बेकार में ही उस मासूम सी लड़की को परेशान किया था। माँ बता रही थी कि गांव की वह इकलौती लड़की है जिसने गुरुकुल में जाकर पढ़ाई हासिल की है। वह बड़ी समझदार थी और उतनी ही हसीन भी। यहाँ तो पुरुषों के सामने लड़की के ऊपर से दुपट्टा सरक जाए तो वह बुरी तरह घबराती है, और फिर वह तो कपड़े बदल रही थी और तुम कमरे में चले गए। फिर तुम चाहते थे कि वह तुम्हारे सामने कुछ बोले भी ना। नलिनी जी ने उसे डांटा था तो वह शर्मिंदा हो गया। यही वजह थी कि उसने माँ से कहकर उन दोनों माँ बेटी को महल बुलवाया था, ताकि उनसे माफी मांग सके और उनकी कोई मदद भी कर सके। उसने सोचा था अगर नेहा आगे पढ़ना चाहती है तो वह उसकी पूरी मदद करेगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि नेहा उस दिन इतना कुछ कहेगी। उसके अंदर महल वालों के लिए इतनी नफरत थी। इस बात का अंदाजा ध्रुव को उस दिन हुआ था, और उसके तुरंत बाद मां की मौत ने उसे अंदर तक तोड़-फोड़ कर रख दिया था। तुमने अच्छा नहीं किया था नेहा। अगर तुम उस दिन मां की जगह मुझसे बदतमीजी करती तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता। शायद मैं तुम्हें माफ कर देता, लेकिन तुम्हारी बातों की वजह से मेरी मां चल बसी। यह बात मैं कभी नहीं भूल सकता। बेकाबू होते उसने अपना सिर दोनों हाथों में थाम लिया था। रात के 2 बज रहे थे कि उसके पास रकीज अचानक आवाज करने लगी। इस वक्त किसने संदेश भेजा? उसने देखा यह बृजराज का नाम था। वह गहरी सांस लेकर खुद को काबू करने लगा। बृजराज के साथ उनकी दुश्मनी पुरानी थी। मां उसे दुश्मनी के बारे में बताती रहती थी। एक अकेली औरत होते हुए भी उन्होंने सालों साल बृजराज को अपने मकसदों में कामयाब नहीं होने दिया था। लेकिन विदेश के माहौल में रहने की वजह से ध्रुव चाहता था इस दुश्मनी को खत्म कर दे, और खुद बृजराज की तरफ से होने वाली कोशिशों की वजह से भी वह मान जाने पर तैयार था। बृजराज उसे शादी की बधाई दे रहा था। बड़े ही खुशदिल अंदाज में उसे बात करते हुए अपने घर दावत पर बुला रहा था। ना चाहते हुए भी ध्रुव ने हाँ कर दी। बात खत्म करते हुए वह पलटकर अपने कमरे में चला आया था, जहां दासी ने नेहा के कपड़े बदलकर उसे पलंग पर लिटा दिया था। उसके पैरों की भी दवा पट्टी कर दी गई थी। वह अभी भी अधबेहोशी के आलम में ही थी। ध्रुव ने एक भरपूर नजर उस पर डाली थी। वह उसकी पत्नी थी, और इतनी हसीन पत्नी के होते हुए अपने जज्बात पर काबू रखना बेशक उसके लिए एक इम्तिहान था। नहाने के कमरे से नहाकर निकलते वह करवट बदलकर सोने के लिए लेट गया। सुबह वह जागा तो पलंग की बगल खाली थी। नजर घुमाकर देखने पर वह उसे नीचे जमीन पर बैठी नजर आई। दीवार के साथ टेक लगाए वह खाली खाली नजरों से सामने दीवार को घूर रही थी। ध्रुव गहरी सांस लेते हुए उठकर बैठा था। ना चाहते हुए भी वह उसके साथ वैसा जुल्म नहीं कर पा रहा था जो वह करना चाहता था। तुम्हारी तबीयत काफी खराब हो गई थी रात को। मैं दासी को नाश्ता लाने का कह रहा हूं, चुपचाप नाश्ता कर लेना, तो उसने हुक्म दिया था। वह खामोश बैठी रही। कुछ देर बाद जब वह नहाकर बाहर निकला तो एक दासी नाश्ता मेज पर रखकर जा चुकी थी। आसन पर बैठते उसने नेहा को एक नजर देखा। आ जाओ, नाश्ता कर लो। लड़ाई झगड़ा तो सारी जिंदगी चलता ही रहेगा। तुम्हें क्या लगता है इस तरह भूखी प्यासी बैठोगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? तो ऐसा कभी नहीं होगा, बेअसर लहजे में कहते हुए उसने नेहा को पुकारा था। एक घायल निगाह नेहा ने उसकी ओर डाली। मेरी हैसियत यहाँ नीचे बैठने की है, इसलिए मैं यहाँ नीचे ही ठीक हूं। बार बार मुझे ऊपर बैठाकर मुझ पर एहसान मत कीजिए। बिखरे हुए लहजे में उसने बड़ी मुश्किल से अपनी बात पूरी की थी। ध्रुव ने होंठ चबाकर उसे देखा। गुरूर तो वह भी कमाल की थी। सिर हिलाते हुए कुछ निवाले खाकर वह उठ खड़ा हुआ था। कुछ खा लेना, वरना आज शाम हमें दावत में जाना है, और कहीं वहां तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो अच्छा नहीं होगा। दुश्मनी अभी अभी दोस्ती में बदल रही है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई भी कमजोरी उनके ऊपर जाहिर हो। उसे हुक्म देते वह बाहर निकल आया था। दिन भर जमीनों के अलग अलग मामले थे जो उसे निपटाने थे, और जिस वक्त शाम 6 बजे करीब वह घर वापस आया, उसका खास सेवक देवदत्त कुछ कागजात लेकर उसका इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी थी। क्या बात है देवदत्त, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? ध्रुव के पूछने पर देवदत्त ने कागजात उसके सामने रखे।
सरकार, बृजराज के साथ जिस जमीन पर हमारा सालों से झगड़ा चल रहा था, आज उसके आदमी उस जमीन पर चार दीवारी करने के लिए आए हैं। मैंने उन्हें वहां रोक कर रखा है। उनका कहना है कि आप उनके साथ सुलह हो गई हैं और यह जमीन आपने उन्हें दे दी है। बड़ी रानी ने यह जमीन तो लड़कियों का गुरुकुल बनाने के लिए तय कर रखी थी। क्या बृजराज के आदमी सच बोल रहे हैं? देवदत्त ने उलझन से देखा तो ध्रुव ने गहरी सांस ली। हाँ, वह सच कह रहा है। जमीन के इस टुकड़े के पीछे सालों से हम एक दूसरे से झगड़ा करते चले आ रहे हैं और अब मैं इस लड़ाई को खत्म कर देना चाहता हूं। बृजराज अपनी पिछली सारी गलतियों पर दिल से बेहद शर्मिंदा है और मेरा नहीं ख्याल कि उसने कभी आगे बढ़कर इस दुश्मनी को हवा देने की कोशिश की हो। यह पुश्तों की चलती हुई दुश्मनी को खत्म हो जाना चाहिए। मैं आज उसके घर दावत पर भी जा रहा हूं, बेअसर अंदाज में कहते हुए वह आसन की पीठ से टेक लगाकर बैठ गया था। देवदत्त को हैरानी हुई थी। सरकार, आप यह कैसे कह सकते हैं कि बृजराज ने आगे बढ़कर कभी दुश्मनी को हवा नहीं दी? आप सुलह करना चाहते हैं और यह बात ठीक है, लेकिन उस दिन बृजराज ने महल में आकर बड़ी रानी को इस कदर डराया धमकाया था कि जिसका कोई अंत नहीं था। उन्होंने तो साफ साफ आपकी मां और आपको मारने की धमकियां भी दी थीं। देवदत्त की बात पर ध्रुव को एक जोरदार झटका लगा था। किस दिन की बात कर रहे हो तुम? कब आया था वह यहां महल? उसके लहजे में नफरत घुल गई। देवदत्त ने गहरी सांस ली। सरकार, जिस दिन आप विदेश से वापस आए थे उसके अगले दिन सुबह सुबह के वक्त जब आप अपने कमरे में सो रहे थे, तब वह शख्स महल में आया था। नलिनी जी ने हमें मना कर दिया था, वरना वह जिंदा वापस ना जाता। उन्होंने आपकी मां को यह तक कह डाला था कि उन्होंने राज्य के उच्च लोगों से रिश्ते बनाए रखे हैं। इसी वजह से यह जमीन के मामले पर हमेशा उनकी जीत होती है। उनका कहना था जैसे भी हुआ वह यह जमीन हासिल करके रहेगा। इसीलिए तो नलिनी जी की तबीयत उस दिन बहुत खराब थी और उन्हें जो दिल का दौरा पड़ा था वह भी इसी वजह से पड़ा होगा, क्योंकि उस दिन वह सुबह से बार बार अपने बाजू और सीने को मसल रही थी। मैंने कहा भी था कि अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं तो मैं वैद्य को बुला लेता हूं या फिर छोटे राजकुमार को बता देता हूं, वह आपको वैद्य के पास ले जाएंगे। लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि ध्रुव इतने सालों बाद विदेश से आया है, मैं आते ही उसे परेशान नहीं करना चाहती, और फिर मैं भी खामोश हो गया था सरकार। देवदत्त ने तो ध्रुव की आंखों से पर्दा हटा दिया था। वह एक झटके से उठकर खड़ा हुआ। उस दिन बृजराज ने मां को धमकाया था, जिसकी वजह से उन्हें दिल का दौरा पड़ा। बेकाबू लहजे में कहते हुए वह जैसे अंदर तक ढेर होता चला गया। देवदत्त ने सिर हिलाया। आपको मार देने की बात पर उन्होंने गिड़गिड़ाकर बृजराज को वापस भिजवा दिया था और उसके बाद वह चाहती थीं कि महल पर पहरा खड़ा कर दिया जाए, लेकिन आपने नेहा रानी वाला जिक्र छेड़ दिया तो उन्होंने आपसे कोई और बात नहीं की थी। देवदत्त ने जैसे सारी बात ही खोलकर सामने रख दी थी। वह जो अब तक यह समझता आया था कि उस दिन नलिनी जी की परेशानी की वजह सिर्फ नेहा की बदतमीजी थी, आज उसे अंदाजा हुआ कि वह तो दरअसल किसी और बात से परेशान थी। हे मेरे भगवान, मैं इतना बचकाना दिमाग रखता हूं। माथे को हाथ से मसलते हुए वह बेख्तियार आसन पर बैठता चला गया था। इतने साल विदेश में पढ़ाई करने और एक समझदार आदमी होने के बावजूद मैं इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाया कि मेरी मां एक छोटी सी लड़की की बातों पर दिल नहीं तोड़ेंगी, और नेहा का इसमें क्या कसूर था। सिर्फ इतना ना कि मेरी मजाक पर वह बुरी तरह घबरा गई थी, अब वह बुरी तरह पछताया था। जानता था कमरे में नेहा मौजूद थी, उससे तो वह माफी मांग सकता था, लेकिन दुश्मन को पहले सबक सिखाना जरूरी था। उसने देवदत्त को खास इशारा किया था। इशारा समझते ही वह मुस्कुराकर बाहर निकल गया था और कुछ ही देर में जमीन पर कब्जा करने आए बृजराज को वहां से भगा दिया गया था। वह जलता कुड़ता वापस अपने घर पहुंच रहा था और उसने पहुंचते ही ध्रुव को संदेश भेजा था। देख चुका हूं कि तुम्हारी पहुंच बहुत ज्यादा है। हिंदुस्तान आते ही तुमने अपने पंख फैला लिए हैं, लेकिन जो नुकसान तुमने मुझे आज पहुंचाया है ना, ये कोई कम नुकसान नहीं है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ध्रुव धीरे से मुस्कुरा रहा था। ऐसी कितनी ही दुश्मनियां तो वह चुटकियों में उड़ा सकता था, और ऐसे दुश्मन को मसलना तो उसके बाएं हाथ का खेल था। बृजराज के सारे गलत मामले राज्य के उच्च लोगों के सामने रख दिए गए थे। उसने अपनी सारी ताकत इस्तेमाल कर ली थी और आखिरकार उसके यह रिश्तों का ही असर था कि बृजराज रात होने से पहले कैद में नजर आ रहा था। रात का 1 बज चुका था। वह अभी तक वहीं बाहर कमरे के आसन पर ही बैठा था। कमरे में जाने की उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। आज आंखों से पट्टी हटी थी तो उसे नजर आ रहा था कि नेहा ने जो कुछ भी किया
वह केवल अपनी रक्षा में किया था। उसकी कोई इतनी बड़ी गलती नहीं थी जितनी बड़ी ध्रुव ने उसे सजा दी थी। जो कुछ मैंने खराब किया है, अब मुझे ही उसे ठीक करना है। गहरी सांस लेते हुए वह अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ था। शानदार महल पर उसने एक तैरती हुई निगाह डालते हुए अफसोस किया था। इतने बड़े महल में अगर मैं सुकून भी नहीं पा सकता तो फिर मेरे इतने सफल होने का क्या फायदा। धीरे धीरे कदम उठाते हुए वह अपने कमरे के सामने जाकर खड़ा हुआ था। आज पहली बार उसे अपने कमरे में घुसने से झिझक महसूस हो रही थी। धीरे से कमरे का दरवाजा खोलकर वह अंदर घुस गया। सामने ही एक जगह पर सिर टिकाए वह बैठी थी। शायद वह थक कर बैठे बैठे ही सो गई थी। उसने सादे कपड़े पहन रखे थे। दावत में जाने के हिसाब से वह पूरी तरह तैयार थी। शायद इस डर से कि अगर वह तैयार नहीं हुई तो ध्रुव एक बार फिर उसके साथ क्या बर्ताव करेगा। धीरे धीरे चलता हुआ वह ठीक उसके सामने खड़ा हुआ। लंबे बालों को उसने बांध रखा था। बड़ी बड़ी सुनहरी आंखें झुकी हुई पलकों ने ढकी हुई थीं। सीधी नाक में चमकती हुई नथ और उसकी लंबी नाजुक सी गर्दन। ध्रुव ने पहली बार सिर से लेकर पैर तक उसका जायजा लिया। वह सिर से लेकर पैर तक हर हिस्से में खूबसूरत थी और सच में ऐसा हुस्न उसने पहले कभी नहीं देखा था। धीरे से उसके पास बैठते हुए उसने नेहा के दोनों हाथ थामे। वह एक झटके से हल्की नींद से जाग गई थी और सामने बैठे ध्रुव को देखकर उसकी आंखों में डर उतर आया। दोनों हाथ पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव ने मजबूती से उसके दोनों हाथ थाम रखे थे। अब क्या हुआ? क्या मैं सो गई थी? मुझे पता नहीं चला। कृपा करके मुझे माफ कर दो। मैं दावत में जाने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन दासी ने मुझसे कहा कि जब तक सरकार ना बुलाए मैं बाहर ना निकलूं। बेबसी भरे लहजे में कहते हुए वह जैसे अपनी थोड़ी देर की नींद पर शर्मिंदा हो रही थी। ध्रुव ने गहरी नजर उसके चेहरे पर डाली। गुलाबी रंगत में अब पीलापन घुल रहा था। वह बेहद कमजोर भी लग रही थी। इस समय की लगातार मानसिक परेशानी ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। माफी मत मांगो नेहा। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। केवल अपनी अकड़ में डूबकर मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। मैं बरसों तक विदेश के माहौल में रहा, वहीं पला बढ़ा, पढ़ाई की। मुझे अपनी अक्ल पर बहुत घमंड था, गुरूर था। मैं तो कभी गलत फैसला कर ही नहीं सकता, लेकिन मैं अपनी मां को लेकर हमेशा से ही सोचता रहता था। शायद इसीलिए कि पिताजी की मौत के बाद उन्होंने मुझे अकेला पाला और मैं अपने सपने पूरे करने के लिए विदेश चला गया। ये पछतावा मेरे अंदर हमेशा से था और जब मैं वापस आया तो मुझे लगा अब मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा। लेकिन वक्त तो मेरे हाथ से रेत की तरह फिसल गया। मेरी मां मुझे छोड़कर चली गई और मैं कितना बेवकूफ हूं कि तुम्हें इस बात का जिम्मेदार समझता रहा। एक नाजुक सी लड़की को। वह अचानक अपना सिर झुका गया था। नेहा ने बेयकीन निगाहों से उसे देखा। मुझे माफ कर दो, ध्रुव ने कहा। नेहा, यह सच है कि जब मैंने तुम्हें कपड़े बदलते हुए देखा था तो मेरी कोई बुरी नीयत नहीं थी। मैं सच में शर्मिंदा था और इसीलिए तुमसे माफी मांगने के लिए अगले ही दिन मैंने तुम्हें महल बुलाया था। लेकिन उस दिन मां को आने वाले दिल के दौरे ने मुझे भावनात्मक तौर पर बहुत तोड़कर रख दिया था। मुझे लगा हर चीज की जिम्मेदार तुम हो और बिना सोचे समझे मैंने तुम्हें सजा देने की ठानी। वह अपनी बात पूरी नहीं कर सका था। अपना सिर उसकी गोद में रखते हुए वह जैसे अपने आंसू छिपाने की कोशिश कर रहा था। नेहा खामोश रह गई थी। इन दोनों का यह बहुत खास पल था। उस मजबूत आदमी को अपने सामने यूं झुका देखकर नेहा का दिल एक पल में ही पिघल गया था। ध्रुव को अपनी सफाई देने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। उसके दिल ने खुद ही उसके हक में सारी सफाइयां दे दी थीं। उसने जिस हाल में उसे देखा था, यह अच्छे संस्कार ही थे कि उसे छोड़कर उल्टे कदमों दरवाजे से बाहर निकल गया था। वह ताकतवर था, अपने घर में था, चाहता तो उसके साथ कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। और अगले दिन जब उसने माफी मांगने के लिए अपने घर में बुलाया, तब भी वह कितना कुछ कहकर वापस चली गई थी। तब भी ध्रुव ने उसे छुआ तक नहीं था। उसे सजा देने के उसके पास कई तरीके थे, लेकिन उसने सिर्फ शादी का रास्ता चुना था। उसे अपनी नजरों के सामने रखने का बहाना ढूंढा था उसने। वह ना चाहते हुए भी सब कुछ समझ रही थी और आज अगर वह उससे माफी मांग रहा था तो नेहा ने उसे माफ करने में देर नहीं लगाई थी। वह अपनी जिंदगी डर और अंदेशों के साए में नहीं बिताना चाहती थी। वह जानती थी कल तक अगर वह ध्रुव था तो आज उसका पति था। कल तक वह नफरत के लायक हो सकता था, लेकिन आज नहीं। उन दोनों के बीच जो मजबूत रिश्ता बन चुका था, उसके बाद वे दोनों एक दूसरे के लिए उम्र भर के लिए जरूरी हो चुके थे।
गहरी सांस लेकर नेहा ने अपनी आंखों में आई नमी को साफ कर लिया था। ध्रुव ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसके होंठों पर मुस्कान देखकर एक पल के लिए वह ठहर सा गया था। उसकी मान जाने की इजाजत महसूस करते हुए उसके होंठों से भी एक सुकून भरी सांस निकली। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम बहुत अच्छी हो, और सच कहूं तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत खालिस जज्बात हैं। मैं तुमसे वादा करता हूं आगे कभी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। एक जज्बे से कहते हुए वो उससे वादा कर रहा था और नेहा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया था और ध्रुव ने उसे अपनी पनाहों में समेट लिया था और नेहा को पूरा यकीन था कि उसकी पनाहों में अब वह हमेशा हमेशा खुश रहेगी। ये बात उसका दिल जानता था।